हरियाणा के पानीपत में ये काफिला पहुंच चुका है। पानीपत आप जानते हैं ऐतिहासिक शहर है और पानीपत को लेकर हम सब ने जो पानीपत की लड़ाई है उसके बारे में इतिहास से सुना भी है और इतिहास की किताबों में पढ़ा भी है। एक बार फिर से पानीपत में सियासी लड़ाई की घड़ी आ गई है, लेकिन महत्वपूर्ण ये कि ये जो सियासी लड़ाई की घड़ी है वो चुनावी है और ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इस चुनावी लड़ाई में बयानों के तीर चल रहे हैं। जो ताजा बयान है वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया है। हमला बीजेपी पर बोला गया है और सवाल संघ प्रमुख मोहन भागवत से पूछे गए हैं कि आखिरकार आरएसएस की कोख से पैदा हुई बीजेपी पथभ्रष्ट क्यों हो गई, आरएसएस ने उसे रोका क्यों नहीं। तो कुल मिलाकर दिल्ली से जो हमले हुए हैं उसका हरियाणा की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, कौन राजनीति में पथभ्रष्ट और कौन बेदाग, इसी को लेकर करेंगे आज चर्चा। और साथ ही यहाँ पानीपत के लोग हमारे साथ तैयार हैं, जरा जोरदार तालियां सवालों के साथ। यहाँ पानीपत के लोग जो अपने नेताओं से जवाब मांगेंगे, लेकिन पहले जरा सियासी वार पलटवार देखिए। बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई, ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो। मोहन भागवत जी बताएं, क्या आपने मोदी जी को ये सब गलत हरकतें करने से रोका कभी? आम आदमी पार्टी है जेल और बेल के चक्कर में ये भी पड़े हुए हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, जिनको केवल वादा खिलाफी करना ही जिनका एकमात्र पहचान बन चुकी है। ये सवाल तो भाजपा के नेता भी पूछना चाहते हैं, ये सवाल तो भाजपा के कार्यकर्ता भी पूछना चाहते हैं, ये सवाल तो आरएसएस के स्वयंसेवक भी पूछना चाहते हैं, सवाल तो पूरा देश पूछना चाहता है, लेकिन डरा हुआ। ईमानदारी से लेकर के ठेकेदारी तक का सफर पूरा करके अरविंद केजरीवाल फिर एक बार 10 साल पुराने उसी स्थान पर जा बैठे हैं। वही ढोंग, वही ईमानदारी का सर्टिफिकेट फिर बांट रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करता था, उसका रोम रोम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की नौटंकी है। इतनी अदालतों में जाने के बाद उनके खिलाफ आरोप तय हैं। जो व्यक्ति दागी हो, करप्ट हो, उसको जनता की अदालत लगाने की आवश्यकता क्या पड़ी? पानीपत जनता तैयार है अपने सवालों के साथ। जल्दी से स्थानीय नेताओं से आपकी मुलाकात कराती हूँ। मंच पर जरा चेहरे दिखा दीजिए। बीजेपी की तरफ से सुनील भड़ाना, तालियां हो जाएं आपके नेताओं के लिए। कांग्रेस की तरफ से राकेश शुक्ल हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही आप देख रहे हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से इस समय मौजूद हैं अजय शर्मा मंच पर। जेजेपी की तरफ से दीप कमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जो आज शो में जुड़ रहे हैं शाजिया इल्मी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश कुमार जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश गुप्ता जी माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संगीत रागी भी आज के शो में शिरकत कर रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। शाजिया जी, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और लीजिए दिल्ली से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी पथभ्रष्ट हो गई है। अब बीजेपी अगर पथभ्रष्ट हो गई है और ये आरोप चल जाता है तो हरियाणा की जनता कहां विश्वास करेगी बीजेपी पर? शाजिया इल्मी। देखिए, आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का क्या कितना विश्वास है वहाँ की जनता में। और आप खुद देखिए, उनकी तो जमानतें जब्त हुई है हमेशा, तो कौन सुन रहा है अरविंद केजरीवाल को हरियाणा में? दिल्ली में उनका लोग मजाक उड़ा रहे हैं तो हरियाणा तो दूर की बात रही। यहाँ तक कि जो हरियाणा के कांग्रेस इकाई है उन्होंने तो आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी तरह का गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। तो हरियाणा में मतलब अरविंद केजरीवाल में कितना वर्चस्व है वो तो पिछले चुनाव में भी देखा और अभी भी क्या उनकी असलियत है, क्या उनकी मतलब उनको कितना अहमियत दी जाती है, ये तो कांग्रेस सरकार ने बता दिया। तो बीजेपी का इससे क्या लेना देना है? बल्कि हमारे पास कुछ सवाल है अरविंद केजरीवाल जी से, और हमारे सवाल ये है कि अन्ना हजारे आंदोलन की कोख से निकली थी ये पार्टी। उन्होंने अन्ना हजारे की बात को लगातार उन्होंने मना किया, बल्कि अन्ना हजारे से झूठ बोला, उनका निरादर किया। उनसे पहले कहा था कसमें खाकर कि वो पार्टी नहीं बनाएंगे, कोई गाड़ी बंगला नहीं लेंगे। अब आप शीश महल देखिए, उन्होंने कहा सिक्योरिटी नहीं लेंगे। तो जितने सवाल उनके पास हैं उससे ज़्यादा सवाल दिल्ली की जनता को और हम सब लोगों को केजरीवाल जी से हैं। तो मतलब किसको वो बेवकूफ़ बना रहे हैं? और ये तो अन्ना जी से सवाल पूछना चाहिए ना कि आप ही के थे शागिर्द और ये कहते थे तो ये तो गाड़ी बंगला सिक्योरिटी कुछ नहीं लेंगे। कैंडिडेट का चयन सोच समझकर लोगों के बीच से होगा,
कोई पैसे वाला इसमें नहीं आएगा। अगर छीट भी पड़ता है तो पूरी पार्टी चली जाएगी, हम चुनाव में चले आएंगे। मैं खुद त्यागपत्र दूंगा और हमारे सब लोग त्यागपत्र देंगे। हमारे लिए अंदर इंटरनल एक लोकपाल होगा जो हमें भ्रष्टाचार नहीं करने देगा। इनके तो मंत्री अभी भी जेल में हैं, कितनों को तो खुद निकलना पड़ा, चाहे वो मानवतुल्ला हो चाहे कितने लोग हो। तो मतलब क्या बात कर रहे हैं केजरीवाल जी, मजाक कर रहे हैं क्या? राजेश गुप्ता जी आइए, यहाँ पर जो सवाल उठा रही है शाजिया इल्मी और वो कह रही है कि बीजेपी का जन्म आरएसएस की कोख से हुआ, आरएसएस से तो सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का जन्म जिस अन्ना आंदोलन से हुआ है, जरा उन अन्ना हजारे को लेकर भी और उनकी सीख जो समय समय पर अरविंद केजरीवाल के लिए रही है और कैसे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उसको नजरअंदाज किया है, अपने गिरेबान में भी तो झांक लेना सर। और दूसरी बात जो उनकी तरफ से ये कही जा रही है वो ये कि हरियाणा विधानसभा चुनाव, यहाँ तो कोई स्टेक है ही नहीं आम आदमी पार्टी का। पिछले चुनाव में आप देख लीजिए विधानसभा में मेरे ख्याल से 1% से भी कम वोट परसेंटेज था, जितनी सीटों पर आप लड़े सब जगह जमानत जब्त हो गई। तो मतलब हवा टाइट हरियाणा चुनाव में, इसीलिए बीजेपी के साथ ये कड़ी फाइट दिल्ली से लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अब रमोला जी देखिए, पिछली बार तो पंजाब में हमारी 20 सीटें आई थी, उसके बाद में चुनाव लड़े तो 92 सीटें आई। एक बार हमारी 28 सीटें ही आई थी जब शाजिया दी आम आदमी पार्टी से लड़ी थी, अगली बार में 67 सीटें आ गई, ठीक है ना। तो गुजरात में कुछ नहीं था, उसके बाद 14% वोट आ गया। तो ये तो समय समय की बात है, और कब किसकी कितनी सीटें होती है, चुनाव तो 2 रातों में बदल जाता है, 5 साल तो बहुत बड़ी बात होती है। खैर, आज मुद्दा ये नहीं है कि हरियाणा का आप चुनाव में है, आपने बात पूछी, मैंने फिर भी जवाब दिया। मेन मुद्दा यह है कि अरविंद जी ने आज मोहन भागवत जी से बड़े सम्मान के साथ में 5 सवाल पूछे हैं, और मुझे लगता है कि ये सवाल हर आरएसएस के कार्यकर्ता के मन में है। उनसे आप पूछिए तो वो भी यही कहेंगे कि हाँ, ये ईडी सीबीआई का नकली डर दिखा के, लोगों को डरा के पार्टी को तोड़ना, क्या आरएसएस ऐसी राजनीति को पसंद करती है, स्वीकृति देती है? दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि आज पहले भ्रष्टाचारी कहने का सवाल उठाओ, शोर मचाओ कि दूसरी पार्टी वाला आदमी भ्रष्टाचारी है, फिर अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लो। क्या आरएसएस ऐसी राजनीति को स्वीकृति देती है? क्या आरएसएस ऐसी राजनीति को स्वीकृति देती है जहां पर यह कह दिया जाए हमें आरएसएस की जरूरत ही नहीं है? एक मां के रूप में जो पार्टी है, बीजेपी आरएसएस की विंग है, आरएसएस बीजेपी की विंग नहीं है, उसका इस तरीके से मजाक उड़ाना कि हमें जरूरत नहीं है, इतना बड़ा क्या कोई हो गया, इतना घमंड? क्या भाजपा ऐसी राजनीति को स्वीकृति, आरएसएस ऐसी राजनीति को स्वीकृति देती है? और एक पार्टी जो पथभ्रष्ट हो गई, जो देख ही नहीं रही, जो मर्जी करे चले जाओ, क्या आरएसएस जो कहती है कि हम डिसिप्लिन्ड हैं, हम राष्ट्रवादी संगठन है, क्या हम ऐसी राजनीति को स्वीकृति देते हैं? और आखिरी अब 5वां सवाल ये था कि जब आडवाणी जी को रिटायर करा गया, मुरली मनोहर जी को रिटायर करा गया, कहते हो कि 75 साल के बाद में आप तो हमारे मार्गदर्शन मंडल में जाएंगे। अब अमित शाह जी कहते हैं कि नहीं जी, मोदी जी पे रूल लागू नहीं होता। तो क्या मोहन भागवत जी मानते हैं कि मोदी जी इतने बड़े हैं कि उन पे कोई आरएसएस का बनाया हुआ रूल लागू नहीं होता? तो इस बात के 5 सवाल के जवाब मैं या अरविंद केजरीवाल जी इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये एक आरएसएस का कार्यकर्ता, एक स्वयंसेवक रोज पूछ रहा है कि यार ये हो क्या रहा है। प्रोफेसर संगीत रागी, यहाँ पर वो जो सवालों की फहरिस्त ससम्मान मोहन भागवत जी के सामने अरविंद केजरीवाल ने रखी है, क्या वो टीस, वो पीड़ा एक आम स्वयंसेवक की है जो संघ से जुड़ा हुआ है? ये कहीं ना कहीं दावा आम आदमी पार्टी तो कर रही है सर, आप बताइए देश को। देखिए, अरविंद केजरीवाल अनावश्यक तौर पर परम पूजनीय मोहन भागवत जी को इस कंट्रोवर्सी में घसीट रहे हैं। संघ प्रमुख या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमें कभी भी राजनीतिक मुद्दों पर इस ढंग से बातें नहीं करती है, और जो कुछ उनको कहना था उन्होंने कह दिया है इस मुद्दे पर। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी तो वही पार्टी है ना जो कहते थे कि हम संयोजक हमेशा बदलते रहेगा, परमानेंट संयोजक बन गए। आज खड़ाऊ रख करके शासन चलवा रहे हैं, ये कौन सी राजनीतिक संस्कृति का जन्म है? और जैसा कि साजिया इल्मी जी ने कहा, हम उसे दोबारा रिपीट करके आपके दर्शकों का समय खराब नहीं है। राजनीतिक धूर्तता की ऐसी डिसीट उसको कहते हैं अंग्रेजी में, ऐसी कौन सी परिभाषा है जिसमें अरविंद केजरीवाल फिट नहीं बैठते हैं? अरविंद केजरीवाल की राजनीति जो है वो यहाँ से शुरू होती थी कि दूसरों पर आरोपित कर दो, सबको भ्रष्ट बेईमान को, और सबको इस्तीफा मांग लो, लेकिन किसी के खिलाफ सबूत नहीं था। लेकिन उनको पैमाना था कि आप पर आरोप लगा दिया है तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए। अपने पर जब चार्जशीट हो गया तो कहा कि अरे नरेंद्र मोदी ने जेल भेजा है। नरेंद्र मोदी ने तो जेल भेजा नहीं था, बेल तो कोर्ट ने आपको बेल भी कोर्ट से मिला है और आपको जेल भी कोर्ट ने दिया था। हाई कोर्ट की जो टिप्पणी थी, जो जजमेंट का हिस्सा है, वो तो आपको इंडिक्ट करती थी एक ढंग से, आपके बेल पिटीशन ही आया था।
तो राजनीति, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को समझना है तो ध्यान रखना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं देते हैं, अरविंद केजरीवाल सिर्फ सवाल पूछते हैं। जब पॉल्यूशन यहाँ होता है तो पहले पंजाब को कोसते हैं, जब पंजाब में सरकार आ जाती है तो हरियाणा के सरकार को कोसते हैं। ठीक है। पानी की किल्लत होती है तो कहते हैं कि अरे देखिए एमसीडी जो है वो बीजेपी के पास था, जब एमसीडी इनके पास हो जाता है तो कहते हैं कि नहीं हरियाणा वाले ने प्रॉब्लम कर रखा है, हिमाचल से प्रॉब्लम हो रहा है। मैं जवाब लेती हूं। दूसरों पर आरोप करने की राजेश गुप्ता जी जवाब भी देना चाह रहे हैं और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपनी अपनी बारी पर जरा बात रखिएगा, क्योंकि मैं भी स्टूडियो में मौजूद नहीं हूं, ताकि दर्शक जो है वो हम सबकी बात आराम से समझ सके। राजेश जी आपके पास आ रही हूं, आप हाथ उठा रहे थे, जवाब देना चाह रहे थे, और इस सवाल के साथ कि सर ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि सियासत में सबके लिए सियासत के नियम आम आदमी पार्टी तय करेगी? मतलब जब आप लोग राजनीति में नहीं थे, आंदोलन करते थे, तब आप लोग अपनी जेब से लिस्टें निकाला करते थे और जिस नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप आपके मन में आता था लगाकर उससे इस्तीफे की मांग कर लेते थे, और अब जब खुद पार्टी के नेताओं को सलाखों के पीछे जाना पड़ा तो फिर हमारे खिलाफ बदले की राजनीति हो रही है जी। अदालत में तो फैसला होने में जी 6, 8, 10, 12 साल लग जाएंगे, हम तो जनता की अदालत को मानेंगे। सर सारे नियम आप तो नहीं बनाएंगे ना? और दूसरा सवाल ये भी बता दीजिए जरा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्वयं सेवकों का सहारा चाहिए, इसी वजह से आरएसएस को ढाल बनाकर आरएसएस की सहानुभूति हासिल करके चुनावी मैदान में उतरने की ये एक रणनीति आम आदमी पार्टी बना रही है? राजेश गुप्ता। देखिए रोमाना जी, मैं संगीत भाई का बड़ा सम्मान करता हूं और संघ को पढ़ने समझने के लिए मुझे लगता है कि सबको जरूर समझना चाहिए कि हिंदुस्तान की पार्टियां या हिंदुस्तान के संगठन कैसे काम करते हैं। मैं राजनीति का एक छात्र हूं, रंगमंच का रहा हूं, थिएटर का रहा, तो मैंने उसको समझा है और मुझे लगता है कि जो पीड़ा थी वो संगीत भाई के वाक्य में भी आपको दिख गई होगी। उन्होंने कहा हम इस पर कुछ कहना नहीं चाहते। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि देखिए एक पार्टी क्या नियम बनाती है, हम अपनी पार्टी के नियम बनाते हैं, लेकिन बीजेपी के नियम आरएसएस बनाता है। इस बातों को डिफरेंस को आप समझिए। बीजेपी एक बहुत छोटी सी पार्टी है और पार्टी विंग है, एक आर्म है आरएसएस की, जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो आरएसएस है, ठीक है। बीजेपी से पहले उसका नाम जनसंघ हो सकता है, उसका नाम संगीत भाई प्लीज एक मिनट, उसकी एक छोटा सा अंग हो सकता है, उसका नाम पहले जनसंघ था, आज बीजेपी हो गया, वो मतलब जो मुंह से निकलना है बस निकलने दीजिए। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है। अब प्लीज बोलने दीजिए। अभी रोमाना जी ने आपसे एक रिक्वेस्ट करी थी, प्लीज मान लीजिए। तो उसके अंदर आप एक ऐसी स्वयंसेवक संघ जो अपनी जी प्लीज बारी बारी मैं आपके पास आऊंगी शाजी जी। राजेश जी अपनी बात रख लें आराम से। वहां पे इस तरीके का, हाँ वहां पे इस तरीके की चीजें हो रही हैं और पथभ्रष्ट एक पार्टी हो जाए तो ये तो ऑब्वियस है। और समय समय पर आदरणीय मोहन भागवत जी ने सवाल पूछे हैं और अभी 2 सितंबर को इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया था और कई प्रचारकों ने टीवी पे, आपने भी वो दिखाया है, मैंने भी देखा है, न्यूज़पेपर में आया कि हमारे डिफरेंसेस हैं। दिक्कत तो ये है ना राजेश गुप्ता जी, दिक्कत तो ये है ना कि आप यहाँ पर एक बार फिर से वही जंतर मंतर पर जब आकर बैठे हैं 4 अप्रैल 2011 में, जो आज तारीख बता रहे थे अरविंद केजरीवाल, उसके बाद आप फिर से वही सर्टिफिकेट देने वाली राजनीति पर उतर आए। आज आप फिर से जब जंतर मंतर पर पहुंचे तो आपने बीजेपी को पदभ्रष्ट ये सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। लेकिन यही तो शाजिया इल्मी और बीजेपी कह रही है ना कि साहब पदभ्रष्ट ये क्यों ना कहा जाए कि आम आदमी पार्टी हो गई है। और वो सियासत के नियम जो आप दूसरों के लिए बनाते थे, अब जब अपने पर आई तो आपने नियम ही बदल दिए। शाजिया इल्मी को आने दीजिए सर, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। शाजिया जी आइए प्लीज। देखिए यही सारी बातें वो कांग्रेस के बारे में करते थे, फर्क इतना ही है 2011 में जब मैं मौजूद थी, जिस तारीख का ये जिक्र कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग, बहुत सारे लोग अपना कामकाज छोड़कर, अपने करियर्स को छोड़कर बाकायदा इनके साथ खड़े थे और यही बातें वो यूपीए 2 के भ्रष्टाचार के बारे में करते थे और कहते थे इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है, शीला दीक्षित यहाँ हैं, मनमोहन सिंह वहाँ हैं, और लालू प्रसाद यादव का जिक्र करते थे, अखिलेश यादव का जिक्र करते थे, फारूक अब्दुल्ला का जिक्र करते थे, सबका ही जिक्र करते थे भाई साहब। अब उन सबको भूलकर और कांग्रेस के भ्रष्टाचार को भूलकर, जिसके चलते आंदोलन को कितना मोमेंटम मिला, और ना सिर्फ ये, अन्ना का निरादर कर कर, अन्ना की पीठ में छुरा भोंककर इन्होंने जिस तरह से आंदोलन को आम आदमी पार्टी बनाया, बावजूद इससे कि अन्ना के सामने एक कसम खाते थे कि ऐसा नहीं करेंगे। तो अब ये सवालों के जवाब तो वो खुद देंगे। इन्होंने सबके सामने एक बार नहीं 1000 बार कहा होगा, रमाना जी आपने भी कवर किया है, आपने सुना होगा, मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं कोई बंगला नहीं लूंगा। 50 करोड़ रुपए झाड़ फानूस, जकूजी और पर्दों के लिए वो शख्स कोविड के वक्त पर टैक्स पेयर के पैसे से
आप देखिए, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे पानी का घोटाला हो, चाहे शराब का घोटाला हो, हर जगह इन्होंने देखा कितना करप्शन किया है। और इनके मंत्री सत्येंद्र जैन अभी तक जेल से निकले नहीं, इतना वक्त हो गया है। और एक एक करके जो शराब घोटाला है, मैं फिर से डिटेल्स दे दूं आपको, ये बचने वाले नहीं है। इन्होंने बाकायदा प्राइवेटाइज किया है, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ होते हैं। शराब के ठेकों को प्राइवेटाइज किया है, साउथ लॉबी को लेकर आए हैं, होलसेलर्स के लिए उन्होंने पूरा बनाए हैं, रिटेलर्स के लिए। प्रोफेसर संगीत रागी, ऐसे में मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि फिर ये जो राजनीति आज आम आदमी पार्टी की नजर आई है, वो राजनीति में नया प्रयोग करने में माहिर आम आदमी पार्टी आज जंतर मंतर पर जब अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं, तो जिस तरीके से आरएसएस का जिक्र, राष्ट्रवाद की दुहाई, देशभक्ति की दुहाई, क्या यहां पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको ऐसा लगता है कि आरएसएस के कंधे का इस्तेमाल करने की एक कोशिश की जा रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से? प्रोफेसर संगीत रागी, देखिए उनको इस बात की समझ है, कहीं ना कहीं उनको जो मीडिया में चर्चा आई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बहुत कुछ अच्छा नहीं है, और उसका वो चाहते हैं कि लाभ उठाया जाए और इनके बीच में और दरारें चौड़ी की जाए, जैसा कि दोपहर में भी देवांग ने कहा था। लेकिन ये सब होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने संघ के उद्देश्य थे, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, कश्मीर का मुद्दा हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड बढ़ने के मुद्दा हो, ऐसे विरासत को बचाने का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर संघ की बात को भारतीय जनता पार्टी ने, और संघ की बात हम छोड़ दें, भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भारतीय धर्म के लिए जितना इस सरकार ने काम किया है, उतना किसी सरकार ने काम नहीं किया है। और ये संघ का हर स्वयंसेवक इस बात को भी जानता है। हाँ, संघ के बहुत सारे लोगों को इस बात पर जरूर आपत्ति होगी कि भाई अजीत पवार जैसे भ्रष्ट लोग भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, या ऐसे बहुत सारे ने। बट कई बार जो होता है वो राजनीति के अपने कुछ जिसे हम कह सकते हैं आपकी सीमितताएं होती हैं, लिमिटेशंस होते हैं जिसको हम कहते हैं, उस कारण से हो सकता है। बट फिर भी इसे मान्य नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के लिए, पार्टी विद डिफरेंस के लिए जानी जाती थी, और स्वयंसेवक यही उम्मीद करता है। लेकिन बस 10 सेकंड रुमाना, लेकिन कोई पार्टी, अरविंद केजरीवाल जैसी पार्टी जो इतना भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई, जिससे बेईमानी नैतिकता की बात करना बड़ा आज के दिन में मुश्किल है, वो पार्टी, उसको तो संघ का स्वयंसेवक कभी लाइक नहीं करता है। हालांकि आम आदमी पार्टी के अंदर हमारे बहुत सारे स्वयंसेवक हैं, खुद जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो भी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे पहले, वो हमारे स्वयंसेवक हैं और अच्छे श्रेष्ठ स्वयंसेवक हैं। ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ। राजेश गुप्ता जी, खुद ही आप लोगों ने आज मंच से कह दिया कि साहब बीजेपी और आरएसएस का रिश्ता क्या है, माँ और बेटे वाला रिश्ता है। तो सर फिर आप लोग यहाँ पर हैं कौन सर? मतलब आम आदमी पार्टी तो खाम खाना सर। और मान लीजिए कि अगर आपके हिसाब से अगर बोला जाए बेटा गलती भी कर रहा है, तो सर माँ और बेटे का रिश्ता तो ऐसा होता है, माँ तो माफ कर देती है सर। तो आप लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? माँ और बेटे में लड़ाई लगवाने की कोशिश कर रहे हैं? सामान्य शब्दों में तो यही कहा जाएगा सर आपकी रणनीति को। अन्ना हजारे पिता थे, अन्ना हजारे ने माफ नहीं किया है। अन्ना हजारे ने माफ नहीं किया। ठीक है, शादिया जी प्लीज राजेश गुप्ता जी को अपनी बात रखने दीजिए। शादिया जी प्लीज, राजेश जी आइए। रोमाना जी आपने मदर इंडिया पिक्चर जरूर देखी होगी। बेटा ही था ना, लेकिन जब वो बेटा गांव का दुश्मन बन जाए तो माँ ने उसे गोली मार दी। ये देश है जहां पर अगर बेटा गलत है तो माँ ने गोली मार दी। हम उस संस्कृति को मानते हैं। जब बेटा बैठ गया, प्रहलाद हिरण्यकश्यप को मरवा के ही मारा, जब तक हरि बोल करता रहा, जब तक वो आई नहीं। वो बेटा ही था जिसने के लिए कहा कि तू उल्टा है। बेटे ने पिता को गोली मार दी। अरे यार, ये क्या तरीका? बेटे शादी, आप 2 मिनट रुक क्यों नहीं सकते? बताइए ना। नहीं, आप गोली की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे की पीठ में छुरा भोंका है। ठीक है, समय आप लोगों के लिए इतना ही है। मैं हरियाणा के पानीपत में मौजूद हूँ। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े और मेहमान हमारे साथ जुड़े बाहर से, उन सभी का। और अब जरा एक बार जोरदार तालियां पानीपत के लोगों के लिए। यहाँ मंच पर जो नेता मौजूद है, मैं पहले उन्हीं का रुख करती हूँ। और हमारे साथ जो बीजेपी की तरफ से नेता मौजूद हैं, आप पर आरोप लग रहे हैं बीजेपी पदभ्रष्ट हो गई है। ऐसा है जी,
आरोप प्रतिरोप तो जो राजनीतिक के क्षेत्र में जो पार्टियां होती हैं वो लगते रहते हैं, लेकिन किस चीज़ के आरोप लग रहे हैं, पहले आरोप लगाने वालों को अपनी तरफ झांकना चाहिए कि क्या वो पद भ्रष्ट हो चुके हैं। पद भ्रष्ट वो हो चुके हैं, हम नहीं। बाहर वालों को लाकर आप टिकट दे रहे हो, अपने नेताओं के टिकट आप काट रहे हो, आपको अपने विधायकों के टिकट काटने पड़े, मंत्रियों तक का टिकट आपने काट दिया, क्यों? ऐसा है जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिर्फ कार्यकर्ताओं की पहचान होती है, और जो कार्यकर्ता भले ही वो जेजेपी से आए हो, भले ही वो कांग्रेस से आए हो, किसी की पार्टी के भी कार्यकर्ता ले लो, टिकट उन्हें दे दो। हैं तालियां बज रही हैं वहां पर मेरी बात पे। जो अच्छे कार्यकर्ता होते हैं वो विपक्ष से हो, कहीं से भी हो। क्या बात है, बड़ा दिल देखिए आप बीजेपी का। कहीं का भी अच्छा कार्यकर्ता होगा, बीजेपी अपने कार्यकर्ता को नजरअंदाज करके उसको टिकट दे देगी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। कांग्रेस की तरफ से नेता हमारे साथ मौजूद है, लेकिन यहाँ पानीपत में होगा क्या? आपकी तो दाल गली नहीं रही है। नहीं, ऐसा नहीं है मैडम। पहले तो मैं अपने मित्र की बात का जवाब देना चाहूंगा। यही जननायक जनता पार्टी थी जिनको अभी 6 महीने पहले इन्होंने दुत्कारा। क्या सिर्फ एक माँ और बेटे जो है दुष्यंत और उसकी मम्मी को ही इन्होंने सत्ता से बाहर करना था, बाकी तो 8 आदमी इन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया, 8 विधायक उनके। आज 90 में से 40 जो हैं कैंडिडेट जो हैं बाहर से उधार के लिए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। 90 में से 40 में आंकड़ों के साथ कह रहा हूं। 40 उम्मीदवार आप कह रहे हैं बाहर दूसरे दलों से? दूसरे दलों से, जो दूसरे दलों से कांग्रेस से आए हुए हैं या जननायक जनता पार्टी से इनेलो। आंकड़ा तो बता दो, कांग्रेस का तो आंकड़ा बता दो, आपके कितने? कांग्रेस ने नए आए हुए जो 1 साल पहले तक लोग नहीं आए, उनमें से किसी भी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। बीजेपी ने दे दिया? बिल्कुल दिया। 40 हैं, मैं आपको आंकड़ों के उस पर बोल रहा हूँ। जवाब दीजिए भाई, ये सही आरोप लगा रहे हैं क्या? बहन जी ऐसा है, अब जो विपक्ष वाली पार्टी होती है उसको तो सिर्फ यही बात, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, जो जिताऊ कैंडिडेट हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था जताते हैं, वो कैंडिडेट हमने आए। आपको कोई दिक्कत नहीं है, विनेबिलिटी के आधार पर आपने यहाँ पर टिकट दे दिया। अजय जी, आम आदमी पार्टी का क्या होने वाला है सर? पिछले विधानसभा चुनाव में तो जमानत जब्त हुई थी, लोकसभा की 1 सीट इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़े, तब भी दाल नहीं गली। अब की बार देखिए, पिछली बार हमारे पास ना संगठन था, ना कोई चुनाव की रणनीति थी। इस बार हम पूरे सीरियस तरीके से, हरियाणा में हमारा एक 1.5 लाख लोगों का सबसे बड़ा संगठन है, और रही कुरुक्षेत्र में हमें 1 सीट मिली थी, उस सीट में हम बराबर की टक्कर में रहे थे, बहुत कम मार्जिन से हमारे थे। इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बिना विधानसभा का कोई भी ताला खुलने वाला नहीं है। किंग मेकर तो आम आदमी पार्टी बन रही है, जेजेपी पिछली बार बड़े चौड़े हो रहे थे आप किंग मेकर बनकर, इस बार बीजेपी ने सुपड़ा साफ कर दिया। नहीं, कहीं बाहर वालों को भले लगता हो आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई रोल है, हरियाणा के लोग जानते हैं कि इस पार्टी का हरियाणा में किसी में कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। जेजेपी का रोल है कुछ? जेजेपी का रोल पिछली बार भी रहा था, इस बार भी पक्का जेजेपी का ही रोल होगा। इसमें कोई सारी तो जेजेपी खाली कर दी बीजेपी ने। अभी जो कांग्रेस के नेता भी गिना रहे थे, बचा ही कौन? एक माँ, एक बेटा, 2 ही विधायक बचे, बाकी सारे निकल लिए, सबको बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया। देखिए, ये बड़ी पार्टियों का जोर चले तो किसी छोटी पार्टी को बढ़ने भी ना दें और चलने भी ना दें। इनका तो कोशिश ये रहती है कि या तो इंडिया अलायंस में आ जाओ या एनडीए में आ जाओ। जो इन दोनों अलायंस में नहीं आता उसके लिए मुश्किल तो पैदा करते ही हैं ये दोनों बड़े दल। ये तो चाहते हैं कि क्षेत्रीय दल ना रहे, लेकिन रीजनल पार्टियां ही ओरिजिनल होती हैं, वो लोगों के बीच में रहती हैं, सुख हो दुख हो उनके काम हो। रीजनल पार्टी तो ये भी है ना, चाचा वाली पार्टी। आईएनएलडी के राजेश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों का क्या होने वाला है इस बार? हमारा तो जी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का नाम ही काफी है। आप लोग सारे हरियाणा में, पिछली बार तो काफी नहीं हुआ था, पिछली बार तो खाता खुला भी नहीं था, है ना, शटर डाउन हो गया था। जहाँ जो बीजेपी आज राज कर रही है, ये आ रहा है चौथाई पर धरती वो आकर दिन गए। अब चौटाला रखे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पास कदे 10 सीट ले आकर दे, कदे 5 ले आकर। इस बार क्या होने वाला है? सरकार बनाने वाले हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और ये गठबंधन। जनता भरोसा कर पा रही है क्या? हाथ उठाइए जिसके सवाल हैं। जल्दी से जरा जनता के बीच चलते हैं और जानते हैं पानीपत की जनता से यहाँ पर मुद्दे क्या हैं, सवाल क्या है, किसको अपनी बात रखनी है। आइए। इनका खाता भी नहीं खुलना जी, इस बार कांग्रेस पूरी बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस, ठीक है। आप? जो भारतीय जनता पार्टी है इस बार, जो कहती थी 75 पार, कहां गई? इनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं रहे, आपने उधार में कैंडिडेट लिए हैं, वो भी दान में मांग करके। सवाल तो पूछ लो, कोई नेता से कोई सवाल लेते हैं। आप क्या विकास करेंगे? 9.5 साल में तो आपसे एक विकास नहीं किया गया। आप कहते हैं विकास हुआ। विकास तो मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने। मुख्यमंत्री कच्छा बदलने से विकास नहीं होगा, दस्त कभी नहीं रुकेंगे। थोड़ा थोड़ा संयमित अंदाज में अपनी अपनी बात रखिए, लेकिन यहाँ तो बहुत ही गुस्सा ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी के लिए मौजूद है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं है पानीपत के लोगों के लिए। बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ और सबका विकास प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक स्तर पर, हर कार्यकर्ताओं का, हर नेताओं का, हर मुख्यमंत्री क्यों बदलना पड़ गया? मुख्यमंत्री बदलना हमारा काम नहीं है, वो ऊपर वाली संगठन का काम है। जब कोई मांग थी, ऊपर वालों ने बदल दिया। डिमांड थी ना।
यही तो आरोप लगता है, खर्ची पर्ची। आप लोग कांग्रेस पर खर्ची पर्ची के आरोप लगाते हैं। कांग्रेस कहती है इनके तो मुख्यमंत्री का नाम पर्ची से ऊपर वाले निकाल देते हैं। पर्ची से निकलता है आपके मुख्यमंत्री का नाम। खर्ची और बिना पर्ची का अगर जो कार्य करने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और खर्ची पर्ची के आरोप आप पर लगते हैं। नहीं, ऐसा है, देखिए 9.5 साल बाद इनको मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। अगर इनका काम बिना खर्ची पर्ची के था तो चेहरा क्यों बदलना पड़ा? कठपुतली मुख्यमंत्री पहले था, कठपुतली मुख्यमंत्री अब है। दोनों कठपुतली मुख्यमंत्री, दोनों, खट्टर साहब भी और सैनी जी। इनके पास तो मुख्यमंत्री का कोई चेहरा है नहीं, संगठन नाम की कोई चीज नहीं। कठपुतली हमारे को बता रहे हैं, आज तक संगठन इनका बना नहीं है। जिला अध्यक्ष, कोई मंडल सत्र। के नेताओं को तो आप मांग रहे हो, इनके यहाँ के नेताओं को ले लेकर टिकट आप बांट रहे हो। राजनीति का क्षेत्र में क्या होता है? राजनीति का क्षेत्र में राजनीति की जाती है। अब आप कह रहे हो संगठन नहीं, आप तो कुमारी सैलजा पर भी आपके नेता कह रहे हैं आ जाओ जी, बीजेपी में दरवाजे खुले हुए। स्वागत है, सभी का स्वागत है। सैलजा जी का भी, सभी का स्वागत। सम्मान क्यों नहीं दे पाती है कांग्रेस? अपने नेताओं को सम्मान क्यों नहीं दे पाती? कार्यकर्ता क्यों छोड़ छोड़ कर कांग्रेस पार्टी जाते हैं? आप यहाँ पर कह रहे हैं मुस्कुराकर कि साहब बीजेपी ने 40 जो कैंडिडेट्स हैं वो दूसरे दलों के दे दिए, तो फिर ये आपकी कमजोरी नहीं है? आपके लोग आपकी पार्टी छोड़कर जाते हैं। देखिए मैडम, कईयों को ईडी का डर है, कईयों को सीबीआई का डर है। पानीपत में भी ईडी सीबीआई का डर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप पूरे देश में देख लीजिए। यहाँ क्या है, जो विरोध करता है उसके ऊपर एफआईआर, मुकदमा, जबरदस्ती का खेल, तानाशाही के अलावा इस 9.5 साल में हरियाणा की जनता ने कुछ नहीं भुगता है। तानाशाही। और दीपक बल जी, आप लोग साथ में इनके रहे, यहाँ इतनी डर की राजनीति कर रहे थे, कांग्रेस आरोप लगा रही, आप लोग क्या कर रहे थे? साथ दे रहे थे। एक बात तो मैं कहूँ, ईडी और सीबीआई का डर सबसे ज्यादा हरियाणा में है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को है। उनके ऊपर 6 केस चल रहे हैं सीबीआई के, सबसे ज्यादा डर है उनको। और वो बीजेपी की बी टीम बन के ऐसे कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं जगह जगह पर। क्या कह रहे हो आप? कांग्रेस को कह रहे हो बीजेपी की बी टीम? आपको एक उदाहरण देता हूँ, 10 साल, एक मिनट, एक उदाहरण देता हूँ। अरे हंस लेना। ये जो इनकी बेहूदगी है ना, यही इनको रोकेगी, जो इनकी बेहूदगी है। पिछले 10 साल में राज्यसभा के हरियाणा में 12 चुनाव हुए हैं। 12 में से कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक आदमी राज्यसभा में गया है, उसका नाम है दीपेंद्र हुड्डा, और उसके सामने बीजेपी ने कैंडिडेट भी खड़ा नहीं किया। 11 बार कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा की सीटें बीजेपी को गिफ्ट की हैं। ये हो क्या रहा है? आरोप तो आप लोगों पर लगता है कि आप लोग बीजेपी की बी टीम हो। यहाँ पर जेजेपी वाले कह रहे हैं ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बीजेपी से मिले हुए हैं, डर रहे हैं ईडी सीबीआई से। ईडी सीबीआई से वो डरता है जिसके पास अवैध माल हो। हमारे को हम नहीं डरते ईडी से। हुड्डा जी के पास है क्या? हुड्डा जी के पास नहीं है तो और है नहीं माल जो इतना मुकदमे दर्ज हो रहे। खुल के बोलो ना। 400 पेजों की जो चार्जशीट है वो दाखिल हो रही है, और हर बारी जैसे ही टाइट करते उसको ये कह रहे हैं ना भाई साहब, हुड्डा जी का बात नाम ले रहे थे। एक बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के अलावा किस पार्टी ने मुख्यमंत्री को घोषणा की कि भाई हमारा मुख्यमंत्री ये होगा? तो ये नाम क्यों नहीं बताते? राहुल गांधी जी को तो बीजेपी ने की नहीं है घोषणा? क्या कि नायब सैनी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वो तो साफ तौर पर नायब सिंह नहीं कर रहे। जनता को इतना बड़ा धोखा दे रहे, कौन कर रहा है? विधि रूप से कौन कहता है कि नायब सिंह सैनी को घोषित किया? कौन कहता है कि हुड्डा को घोषित किया सीएम? हमने कर रखा है ना, हुड्डा को नहीं किया, लेकिन नायब सिंह सैनी को तो घोषित किया है। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि अनिल विज जी वो अपना दावा कर रहे हैं, ये अलग बात है राव इंद्रजीत अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी की तो घोषणा की हुई है। नहीं घोषणा की, अगर घोषणा की होती तो सारे अपने आप को मुख्यमंत्री क्यों बता रहे हैं? अनिल विज जी अपने आप को मुख्यमंत्री। ये सवाल है। आप लोगों के नेता जो है नायब सिंह सैनी के नेतृत्व को मान ही नहीं रहे हरियाणा में। नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री। पार्टी के नेता ही नहीं मान रहे। आपके कहने से क्या होगा? अनिल विज कह रहे हैं मुझे बना दो जी मुख्यमंत्री, मैं करके दिखा दूंगा हमारे न्यारे हरियाणा। पार्टी के नेताओं ने, माननीय अमित शाह जी ने करनाल की रैली में ये सुनिश्चित कर दिया कि आप नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व। सवाल है लोगों के, सवाल है, जल्दी से हाथ उठाइए। किसके सवाल है ये बताइए मुझे। हरियाणा में किसानों का मुद्दा कितना बड़ा होने वाला है? पहलवानों का मुद्दा कितना बड़ा होने वाला है? क्या सवाल है बताइए। नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। अरे सवाल पूछिए। सवाल नहीं, नहीं है कोई सवाल। आगे आ जाओ, जल्दी से आगे आओ, आप आगे आओ। सवाल क्या है? मेरा सवाल ही कांग्रेस वालों से है। ये सरेआम वो नौकरी बेचने की बात करते हैं। इनका कुलदीप शर्मा जो गोहाना से वो कैंडिडेट है गन्नौर से, और जो गोगी यहाँ से असम से कैंडिडेट है, और वो फरीदाबाद वाला साहब कह रहा है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को नौकरी देंगे। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। कांग्रेस वालों को जवाब देना चाहिए कि भाई आपके नेताओं के असंध वाले उधर फरीदाबाद, नीरज, वो सब ये कह रहे हैं कि साहब 50 वोट पर एक नौकरी। फरीदाबाद वाले नीरज जी कह रहे हैं, असंध वाले कह रहे हैं हम आएंगे तो पहले तो भाई अपने रिश्तेदारों का ही पेट भरेंगे ना। देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आओ बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। आप मेरी बात सुनिए। 6.5 लाख वोट से संजय भाटिया को करनाल की जनता ने जिताकर भेजा था। अगर ये चेहरे बदलने का खेल कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? आज सीबीआई तो खट्टर साहब को भी तो जिता दिया करनाल की जनता ने। 6.5 लाख वाला जो जिताया नहीं जिताया वो देखो।
6.5 लाख वाला मार्जिन मात्र 2 लाख रह गया। उसके बाद सारा सरकारी तंत्र जो है वो मनोहर लाल खट्टर को जिताने के लिए लगा हुआ था। 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद मात्र 2 लाख वोटों से वो जीते। सवाल ये है कि आपके नेता ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जो मैंने पहले कहा, गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। हम सत्ता में आएंगे 50 वोट पर 1 नौकरी। हम सत्ता में आएंगे अपने रिश्तेदारों का पहले पेट भरेंगे, अपना पेट पहले भरेंगे। क्यों ऐसा है मैडम? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन मैं आपको बता दूं कांग्रेस के अंदर कोई विपक्ष में तो आप हो यहाँ पर। हाँ, हम तो हैं। हम तो कह रहे हैं जांच करवाइए ना। हम तो कह रहे हैं इनकी जांच करवाइए। सरकारी एजेंसियां इनकी है, ये अपनी जांच क्यों नहीं कर? अरे इसमें जांच की क्या बात है? पढ़े लिखे को फारसी के हाथ, कंगन को आरसी के, आपके नेताओं के बयान है, हर तरफ है, आप खुद देख लीजिए। हाँ जी, क्या सवाल है, किसके लिए? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है, ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। पानीपत जिले में किसी का विकास नहीं हुआ सिवाय पार्षदों के, सिवाय इनके एमएलओ के। अच्छा, करवा लो पूरे सबसे। इनके 23 पार्षद है, सबका विकास हुआ है, सबका, सिर्फ पार्षदों का। ठीक है, मैं जवाब। राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है, जो इन्होंने यहीं से नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब तो ये बेटियों की इज्जत लुटवा रहे हैं, खुद लूट रहे हैं। और जेबीएम के नाम पे जो इन्होंने धन लूटा है उसका कौन जवाब देगा? जो जेबीएम के नाम में 10-10 करोड़ रुपए लूटे हैं उसको। मैं जवाब लेती हूँ। भ्रष्टाचार के यहाँ पर आरोप लग रहे हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं है हरियाणा में बीजेपी के राज में। आपका सवाल है? कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस किसी एससी और ओबीसी को मुख्यमंत्री घोषित क्यों नहीं करती? आज तक क्या कांग्रेस नाम ले लो ना सीधा, कुमारी सैलजा का नाम लेना चाहता हूं। क्यों नहीं बनाते उसको? वो एक दलित महिला है। हुड्डा जी नहीं पसंद? हुड्डा जी तो पहले 10 साल कर चुके हैं मैम। क्या किसी एससी या ओबीसी को, या किसी पंजाबी समुदाय से, या किसी भी ओबीसी समाज को क्या कांग्रेस सीएम नहीं घोषित कर सकती? ठीक है, इस सवाल का जवाब लेते हैं भाई। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए सवाल है। पहले बीजेपी के पास आ रही हूँ, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं यहाँ पर। जी, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार के आरोप तो लगाएंगे क्योंकि विपक्ष में बैठे हैं। विपक्ष का काम तो भ्रष्टाचार का होता है। और ये निगम की बात कर रहे हैं, निगम में कौन सा भ्रष्टाचार हुआ है? निगम में कौन सा भ्रष्टाचार हुआ? मैं साथ ही वो कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ा मामला खराब है यहाँ पर हरियाणा में। महिलाओं की सुरक्षा ठीक है, बहनें सुरक्षित है, माताएं सुरक्षित है, सब सुरक्षित है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार। सब कुछ बढ़िया है, सब चंगा सी। रोजगार के मामले में भी सब चंगा सी है। अब आप ये भी कह दो। रोजगार के मामले में देखो, पहले क्या होता था, जो ये धोले कपाड़ी होते थे दूसरी विपक्षी पार्टियों के, जो कांग्रेस की सरकार थी, उनकी जेब में जब पैसे डलते थे 10-10, 15-15 लाख रुपए सरकारी नौकरी उनको मिलती थी। उसका जीता जागता उदाहरण है अभी 3 विधायक जो अपने विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, वो पहले कह चुके हैं 20 वोट दो और सरकार। पुरानी बात कर रहे हो ना आप, अपने सवाल का जवाब नहीं दे रहे। इस पर तो अभी हमने बात कर ली ना, असंत वाली और नीरज पर अभी तो बात हुई है, आप उसी को दोहरा रहे हो। आपके पास जवाब तो है नहीं कि आखिरकार 5000 अगर सरकारी नौकरियां निकलती हैं पीएम की पोस्ट पर, जहां पर क्वालिफिकेशन 8वीं पास है, वहां पर बीएमए वाले क्यों आ जाते हैं? क्यों भरते हैं वहां पर पर्चा? जी बताओ, कौन सा भ्रष्टाचार हुआ आरोप लगाते हो आप? मैं बताता हूं, पूरे इंडिया में हरियाणा बेरोजगारी में पहले नंबर पे है। इन लोगों ने वादा किया था हर साल 1 करोड़ नौकरी देंगे, इस हिसाब से 10 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन पूरे हरियाणा से 10 करोड़ नौकरियां चली गई हैं, नौकरियां मिली नहीं है। क्या हुआ बीजेपी का वादा? जब नौकरी मांगने के लिए बीजेपी का एक ही वसूल है, अगर युवा कावड़ लेने जाते तो फूल बरसाते हैं, नौकरी लेने के लिए जाते तो लठ मारते सीधे उनके ऊपर। पर जवाब दे दीजिएगा आप, मैं आऊंगी आपके पास। हाँ जी, सब चंगा सी। वो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है ना, भ्रष्टाचार कोई इशू है यहाँ पर, महिलाओं की सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी भी कोई मुद्दा नहीं। देखिए, बीजेपी तो ऊंची दुकान और फीका पकवान है। इनके नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं। ज्ञान सबको देते हैं ये। इन्होंने खुद कहा कि पब्लिक की डिमांड थी, इस वजह से सीएम चेंज किया। जब आपने उनसे सवाल किया था कि मनोहर लाल खट्टर को क्यों चेंज किया, इन्होंने कहा कि डिमांड थी। और वो जो आप बीच में आंकड़ा दिया, एक आम संजय भाटिया 6.5 लाख से यहां से जीत के गए। 10 साल के सीएम 2 लाख से जीते हैं सिर्फ, मनोहर लाल खट्टर, जिनके साथ सब कुछ आमला लगा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के लोग, मैं एक बात और कहता हूं, विकास के काम तो हर सरकार में होते रहते हैं, लेकिन बीजेपी ने जो आम लोगों का अपमान किया है, जो उनकी अहमियत को कम किया है, जाटों की, सबकी, गांव के लोगों की, हर एक गांव के लोग इनको पसंद नहीं थे, बदबू आती थी इनको। मनोहर लाल खट्टर कभी नहीं गए लोगों के बीच में बैठ के, ऐसे दरबार लगाते थे। तो कृषि प्रधान राज्य है और ये आरोप लगा रहे हैं कि आपको किसान पसंद नहीं, आपको किसानों में से, गांव के लोगों में से बदबू आती थी। जनता दरबार लगाते थे, जनता दरबार लगा। दूसरी विपक्षी पार्टियों ने 2-2 रुपए में 2-2 रुपए के चेक देकर हमारे किसानों का अपमान किया है। हमारी सरकार है जिसने 5-5, 6-6, 1-1 लाख रुपए के जो चेक दिए। वो कह रहे सम्मान दे रहे थे, वो बाकी लोग 2-2 रुपए के चेक बांट रहे थे। ऐसे ही दरबार लगाते थे मनोहर लाल जी। कभी कभी बीच में सीआईडी के पुलिस के लोग बैठे होते थे, उनको डरा कर रखते थे। कोई उल्टा बैठा था, वहीं उठा कर ले जाते थे उनको, आम लोगों को वहां पर डरा देते थे। बिल्कुल। और एक महिला ने एक बार रोजगार की बात कही हांसी में, खरकड़ा गांव में, कहा कि हमारे यहाँ फैक्ट्री लगवा दीजिए। उस आंगनबाड़ी की महिला को मनोहर लाल खट्टर ने पता क्या कहा?
चंद्रयान 4 जब जाएगा उसमें तुमको भेजूंगा, वहां नौकरी दूंगा। बड़ा सम्मान कर रहे थे महिलाओं का, ये इतना सम्मान महिलाओं का। ऐसा जी सम्मान नहीं, सम्मान है वो बात हुई थी। ये कहा या नहीं कहा? ये बात हुई थी। कहा था ऐसा? ये बात, ये तो अपमान हो गया ना फिर, हरियाणा की अपनी माँ बहनों का अपमान कर। दूसरी विपक्ष की पार्टियों ने, कोई आंगनबाड़ी में थी नहीं थी, वो विपक्ष की पार्टियों ने उसको भेज रखा था। उसकी अगर विपक्षी दल की भी महिला थी तो आप ऐसे अपमान कर दोगे क्या? सब चीजें और रिकॉर्ड है, ये कोई सफाई दे लो। अब ये कह रहे हैं महिलाओं का हम सम्मान किया है, तो ये हर रोज अखबार में खबर आती है, कितने बलात्कार होते हैं, कितने रोज खबर आती है। दूसरा आप सुन लो तो ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार की बात। मैं खुद तहसील में जाता हूँ, फिक्स रेट है 100 रुपये गज का, जैसे इनका परमानेंट अधिकार हो। और कितने मुद्दे गिनवाऊं। सुनील जी सुन रहे हो आप? भ्रष्टाचार का आप एग्जाम्पल पूछ रहे थे, दे रहे हो उदाहरण यहाँ पर। एक भाई नायब सैनी जी को हमने मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। नायब सैनी जी तो खुद करनाल से टिकट मांग रहे थे, मुख्यमंत्री कहने से टिकट नहीं मिली, उसको लाडुआ से उतार दिया, वो चाह भी नहीं रहे थे। करनाल से शिफ्ट क्यों कर दिया फिर? वैसे मुख्यमंत्री को शिफ्ट क्यों किया? भारतीय जनता पार्टी में कोई कहीं से मांगता, उसका कोई जनाधार नहीं होता, लेकिन जो संगठन सुनिश्चित करता है टिकट वहीं से मिलेगी। मैं अपने मित्र का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने जो अपने क्षेत्र के लोग होते हैं उनके प्रति नेताओं की जवाबदेही होती है, जिम्मेदारी होती है। वो आपको वोट दे रहे हैं तो कम से कम दोबारा हिम्मत रखो ना उनके बीच जाकर पास होकर आने की। जो संगठन फाइनल करेगा टिकट वहीं से मिलेगी। मेरे मित्र ने भ्रष्टाचारी की बात करी है, भ्रष्टाचारी की बात करता हूं। मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं, आपने कितने मुकदमे दर्ज करवाए? किसी ने अगर आपसे पैसे मांगे हो, किसी ने पैसे में, एक मुकदमा दिखाओ। हाँ, ये सिर्फ हवाई सियासी आरोप हैं। क्यों नहीं मुकदमे दर्ज करवा दिया आपने? सही कह रहे हैं, बढ़ाना चाहिए। मेरे से औकात नहीं है इनकी पैसे मांगने की, ये मांगते हैं आम जनता से। अभी मैं कहता हूँ सर, आपको तो आम जनता की आवाज बनना चाहिए ना। किसी आम जनता से मांगो तो उसके बिहाफ पर चले जाते फिर केस लड़ने के लिए। बार नहीं, अभी पहले एक तहसीलदार थे, मैंने उनको आगाह किया, उन्होंने माफी मांगी और उसके बाद 10 दिन फर्क पड़ा फिर उसी। अच्छा, आप मुझे बताओ, इस बार हरियाणा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है आपकी नजर में? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मुद्दा 10 साल की बीजेपी की सरकार से जो लोग नाखुश हैं, उसका वो सबसे बड़ा मुद्दा है। इसको बदलना चाहते हैं। बीजेपी को तो 100% बदलेंगे। बीजेपी को बीजेपी हराएगी। बीजेपी को बीजेपी हराएगी मतलब? लोग, आम जनता फूल बिछाए इंतजार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। बगावत की बात कर रहे हैं वो, आपने दूसरी पार्टियों के नेताओं को कर दिया। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का, महंगाई का, किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया था उसका, हमारी बेटियों को जो जंतर मंतर पर घसीटा था उसका मुद्दा रहेगा हरियाणा के चुनाव में। पहलवानों का मुद्दा, ये तो मुश्किलें बढ़ रही हैं आपकी। लुटेरों की दुकानें बंद हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार आ रही है, इसलिए इनका बिजनेस फैल हो चुका है। हाँ, ये बौखलाहट है आप लोगों की। बीजेपी दोबारा आ रही है, वो कह रहे हैं इतिहास रचेंगे, पहले भी 2 बार लगातार आए। मेरे भाई ने ये कहा कि लुटेरों की दुकान बंद हो चुकी है, डाकुओं की दुकान खुल चुकी है, हर चीज का रेट फिक्स है। आप प्रॉपर्टी आईडी बनवाने चले जाइए, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन कार्ड, आप कुछ मर्जी बनवा लीजिए। आप तहसील में रजिस्ट्री करवाने चले जाइए, हर चीज के रेट फिक्स है। भ्रष्टाचार, बिल्कुल भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा जो है हरियाणा के अंदर, भ्रष्टाचार का रेट कार्ड हर सरकारी काम करवाने के लिए ये कांग्रेस कह रही है। जल्दी से मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार चुनाव का? अरे आप लोग पीछे कुछ बोल नहीं रहे, क्या मुद्दा रहने वाला है? खड़े हो जाइए जल्दी से, माइक मेरे हाथ में है, बताइए मुद्दा। मैडम, बीजेपी वाले हो गए पागल, बुखला गए हैं। बीजेपी बौखला गई है, क्यों? हाँ जी, डर गए हैं। मुद्दा क्या रहने वाला है? बीजेपी के लिए प्रॉपर्टी में निगम का क्या, ये प्रॉपर्टी आईडी बनाने में अहम भ्रष्टाचारी का रोल नहीं है? मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा शहर के 23 पार्षद है। मुद्दा बता दो मुझे। ये भ्रष्टाचार का, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा जो प्रॉपर्टी आईडी में इन्होंने पैसे, मुद्दा क्या रहेगा? प्रॉपर्टी आईडी में इनके भ्रष्टाचार, इधर से तो भ्रष्टाचार कहा जा रहा है। मुद्दा आप लोग बताओ, आप लोग तो बीजेपी वाले हो, क्या मुद्दा रहने वाला? सुनो, ये लोग जो कांग्रेस, माइक मेरे हाथ में रहने दो। जी 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 जी, ये लोग जो कांग्रेस वाले, ये खुद चोर हैं, चोरी की बातें करते हैं ये लोग। आप ये देखिए, आप बताओ ना मुद्दा क्या रहेगा आपका? मैं बता रहा हूँ ना, लोग आपको वोट क्यों देंगे? धरातल पे विकास के नाम पे बीजेपी वोट मांगती है। बीजेपी ने जो ईमानदारी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। 40,000 बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी है। इनके लगभग 20 MLA करप्ट हैं। तो एक तरफ बीजेपी के लोग हैं जो कह रहे हैं कि साहब हमारे विकास और ईमानदारी के नाम पर हमें वोट मिलेगा, दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के लोग हैं जिनकी तरफ से कहा जा रहा है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इस बार वोट पड़ेगा, किसानों का मुद्दा बीजेपी को भारी पड़ेगा और पहलवान बेटियों का मुद्दा भी इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में जमकर गूंजेगा।